नमस्कार, दृष्टि न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील और जिस विषय की आज हम चर्चा कर रहे हैं वो उस चीज़ से जुड़ा है जिसको मानव सभ्यता के लिए आज तक का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है, यानी कि जलवायु संकट। तो अभी एक रिपोर्ट आई है फिर से। कई रिपोर्ट्स आती है तभी हम फिर से ऐसा लगता है कि नींद से जागेंगे, एक उम्मीद बनती है और फिर धीरे-धीरे वो उम्मीद क्षीण होने लगती है। तो इस बार कौन-सी रिपोर्ट आई है, उससे क्या चिंताएँ ज़ाहिर हुई हैं और कैसे कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट बताती है कि जो पेरिस लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे और जिनसे उम्मीद जगी थी, कैसे वो उम्मीद पूरी होने की तरफ हम बढ़ते हुए नहीं लग रहे हैं। इन सब बातों की ओर हम ध्यान अपना ले जाएंगे और इनकी चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा का प्रारूप ये होगा कि हम पहले तो उस खबर की चर्चा करेंगे जो हमें इस ओर खींच के लाई है कि हम जलवायु संकट की फिर से बात कर रहे हैं, हम जीवाश्म ईंधन की बात कर रहे हैं और हम पेरिस क्लाइमेट डील या पेरिस समझौते की बात कर रहे हैं। हम उस खबर की चर्चा करेंगे, हम उस रिपोर्ट की चर्चा करेंगे और उसके मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। रिपोर्ट प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2021 यूनेप द्वारा जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट प्रोग्राम एजेंसी है, उसके द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा हम पेरिस जलवायु समझौते की बात करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे इस रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वो इन लक्ष्यों के विरुद्ध जाते हुए प्रतीत होते हैं। हम देखेंगे कि ये रिपोर्ट क्या बताती है कि समय की मांग क्या है, हमें किस प्रकार के बदलाव करने चाहिए कि हम पेरिस समझौते के जो आधार हमने तय किए थे उनको हम पूरा कर सकें। हम इस रिपोर्ट में व्यक्त की गई चिंताओं के बारे में जानेंगे, हम आगे की राह की चर्चा करेंगे और फिर आपके सामने एक प्रश्न होगा जिसको आप सुनिएगा, जिन पर ध्यान दीजिएगा और अपने उत्तर लेखन की प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं खबर को। खबर ये आई कि देशों का जो फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन है, इस रिपोर्ट का नाम है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। हम देखेंगे कि इसका ये नाम क्यों है। खबर ये आई कि जो फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन है ये उन सीमाओं से ज्यादा है जो पेरिस समझौते के अंतर्गत जितना प्रोडक्शन किया जाना था। तो ये खबर आई। खबर प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के आधार पर आई। 2021 में ये रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट की शुरुआत 2019 में की गई थी। तब से 2 साल हो चुके हैं और 2 साल में स्थितियां कमोबेश वही हैं जो इस रिपोर्ट के शुरू होते वक्त थी। ये रिपोर्ट जारी की जाती है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा किन कई संस्थाओं के सहयोग से। संस्थाओं का नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान जो इसमें साथ देता है। इसके अलावा टिकाऊ विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यानी IISD, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ODI, एक यूरोपियन एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट है E3G, इस प्रकार की संस्थाओं द्वारा मिलकर जारी किया जाता है। आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान मुख्यतः इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। इस तरह की कुछ और रिपोर्ट्स भी यूनेप द्वारा जारी की जाती हैं, आपने नाम सुना होगा। ये प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट है। इसी तरह एक एमिशंस गैप रिपोर्ट जारी की जाती है कि हमें 2015 के समझौते जिसके अंतर्गत कहा गया कि 1.5 डिग्री तक हमें तापमान इससे अधिक बढ़ने से रोकना है, उसके लिए कितने एमिशंस किए जाने चाहिए, बनिस्बत कितने एमिशंस हम कर रहे हैं, इसके बीच का गैप, उसको एमिशंस गैप रिपोर्ट कहते हैं। एक अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है जिसमें कि कितना हमें अडेप्टेशन फंड चाहिए और कितना हम अडेप्ट कर पा रहे हैं, उसके बीच का गैप पेरिस समझौते की लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। इसी प्रकार से प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट है कि फॉसिल फ्यूल्स का कितना प्रोडक्शन हमें कर रहा होना चाहिए था, यानी कितनी गिरावट आ जानी चाहिए थी और गिरावट तो छोड़िए कितनी बढ़ोतरी आ गई है, उसके बीच जो गैप है, जो दूरी है, जो अंतराल है, वो हम प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट में यूनेप के इस रिपोर्ट के द्वारा जान पाते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम इन सब संस्थाओं के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को निकालता है। 2019 में पहली बार लॉन्च हुई थी। इस रिपोर्ट का आधार क्या होता है? तो सरकार की जो नीतियां हैं, जो निवेश हैं और जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी मौजूद हैं, उसके आधार पर यह रिपोर्ट बनाता है और ट्रैक करता है कि सरकारों द्वारा जीवाश्म ईंधन के उत्पादन को आज भी कितना समर्थन दिया जा रहा है, इसको वो ट्रैक करता है और फिर उन योजनाओं और पेरिस समझौते के तहत उनकी अनुरूपता के बीच के अंतराल को मापता है। क्लिष्ट हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, बाकी वही है जो हमने अभी चर्चा की। उसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये 15 प्रमुख फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन उत्पादक या इस्तेमाल करने वाले देशों पर अपनी रिपोर्ट को आधारित करता है यूनेप जब वो ये रिपोर्ट निकालता है। उनमें कौन कौन से देश शामिल हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी,
भारत शामिल है, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नॉर्वे, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कहा गया जीवाश्म ईंधन उत्पादन करने वाले देश इसका उत्पादन करना और इसकी वृद्धि का समर्थन करना जारी रखेंगे। कुछ दिनों पहले हमने एक और खबर की चर्चा की थी कि किस प्रकार कोयले का संकट सभी देशों के सामने, विशेषकर भारत और चीन के सामने उभरा है। तो हमने कहा था कि उसके चलते ये सरकार ने तय किया है कि हम अधिक से अधिक कोयला निकालेंगे। ये रिपोर्ट ऐसी बातों पर ध्यान देती है, कहती है अच्छा आप कोयला निकालेंगे, 2015-16 में तो आपने दूसरे वादे किए थे पेरिस समझौते में। तो वही ये गैप है जो उस समझौते और हाल की जरूरतों के चलते जो सरकारें ज्यादा उत्पादन कर रही हैं जीवाश्म ईंधन का, उसके अंतराल को मापता है। और ये सार्वजनिक रूप से सुलभ योजनाओं और अनुमानों पर आधारित है। इसके लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार छिपाकर, सरकारें या संस्थाएं या प्राइवेट ग्रुप्स भी छिपाकर अगर जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते रहेंगे तो ये रिपोर्ट भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। ये रिपोर्ट इस विश्वास पर आधारित है कि अगर इस तरह का कुछ काम हो भी रहा है तो वो सार्वजनिक किया जा रहा है, वो सार्वजनिक रूप से वो योजनाएं सुलभ हैं ताकि उनकी स्टडी की जा सके, उनकी क्रिटिकल स्टडी की जा सके। और फिर ये रिपोर्ट क्या कहती है कि जो नियोजित सरकारों द्वारा नियोजित जीवाश्म ईंधन उत्पादन है और जो वैश्विक उत्पादन के स्तर हैं उनके बीच एक गहरी विसंगति है, गहरा अंतराल है। इसकी बात हमने कर ली। ये रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक तेल और गैस उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली है, साथ ही कोयले में भी बहुत मामूली कमी होगी। इसके बावजूद कि कई देशों ने, यूरोपियन यूनियन ने ये तय कर दिया है, चाइना ने भी कहा है कि हम इतनी कमी लाएंगे, इसके बावजूद बहुत मामूली कमी कोयले के उत्पादन में देखने को मिल रही है, जबकि तेल और गैस उत्पादन में तो बढ़ोतरी का आलम जो है वो बरकरार है, बढ़ता ही जा रहा है। और 2040 तक इस रिपोर्ट का मानना है, ध्यान दीजिएगा, 2021 में रिपोर्ट ही कह रही है कि अभी तो 2040 तक इसके कम होने के कोई आसार नहीं है, ये बढ़ता ही जाएगा। और कितना बढ़ता जाएगा कि 2030 तक तो अभी जो निकल रहा है उसके मुकाबले दोगुने से अधिक ईंधन, जीवाश्म ईंधन के उत्पादन होने की उम्मीद है। यानी कि ओवरऑल उत्पादन अंतराल, प्रोडक्शन गैप, कितना प्रोडक्शन हमें करना था, कम कर लेना था और कितना प्रोडक्शन आज भी हो रहा है, वो गैप, उत्पादन अंतराल बढ़ता जा रहा है। तो फिर किस प्रकार से ये पेरिस जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के विरुद्ध है? तो ध्यान कीजिए, वर्ष 2015 में जोर शोर से कहा गया कि एक बहुत बड़ा समझौता क्योटो प्रोटोकॉल के बाद पेरिस समझौता अब लागू हो गया है। COP21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में लागू हुआ। थोड़ा सा जान लेते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज निर्धारित होता है, एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन बनता है, एक मोटा मोटा आधारभूत संरचना बनती है 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जिसको हमने कहा अर्थ समिट। उसके बाद वर्ष 1995 से सब देश मिलकर बैठते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है उसे, COP। तो सब देश मिलकर बैठते हैं कि चर्चा करते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको कैसे कम से कम किया जा सके, कैसे विश्व को बचाया जाए, और बेसिकली मानव सभ्यता को बचाया जाए, विश्व तो बचा ही रहेगा। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बैठती है, 1995 से बैठ रही है, पहली बार जर्मनी में बैठी थी और हाल ही में 2021 में ग्लासगो में बैठने वाली है, COP26 में। तो ये हमने COP के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। तो इसी में जो पेरिस वायु समझौता था, जलवायु समझौता था, वो COP21 में हुआ था 2015 में, जिसमें क्या कहा गया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना और बल्कि और एम्बिशियसली कोशिश करना कि इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर दिया जाए, जितना तापमान में इजाफा हुआ है उस तापमान को। लेकिन किस प्रकार से जो पोल खोलता है, ये प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट ने जो पोल खोली है वो क्या खोली है कि मौजूदा योजनाओं से तो 2030 में 2040% अतिरिक्त कोयला, 57% अतिरिक्त तेल और 71% अतिरिक्त गैस का उत्पादन होगा। अब इतना उत्पादन बढ़ेगा तो हम यहां तक तो पहुंच नहीं पाएंगे कि 2 डिग्री और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम तापमान को की बढ़ोतरी को उतने ही रेंज में रोक दें, ऐसे तो नहीं लगता है। यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी को सीमित रखने हेतु जरूरी मात्रा से अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन होगा, यानी उत्पादन अंतराल बढ़ता जा रहा है। और विश्व भर की सरकारों द्वारा 2030 तक 110% अधिक जीवाश्म ईंधन के उत्पादन की योजना है, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है। इसके अलावा ये
1.5 डिग्री सेल्सियस का एम्बिशियस महत्वाकांक्षी लक्ष्य तो छोड़ दीजिए, 2 डिग्री सेल्सियस तक के लक्ष्य से भी यह उत्पादन 45% अधिक होने का अनुमान है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर गैस का उत्पादन भी 2020 से 40 के बीच बढ़ने की संभावना है। गैस बाकी जीवाश्म ईंधनों से बेहतर जीवाश्म ईंधन माना जाता है, लेकिन है तो जीवाश्म ईंधन ही, और ये भी पॉल्यूशन तो करता ही है। मीथेन एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। तो दीर्घकालीन बढ़ोतरी का यह रुझान पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। इसलिए ये रिपोर्ट बताती है कि किस प्रकार से पेरिस जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के विरुद्ध है हमारा अभी का जो आचरण है। तो फिर समय की मांग क्या है? समय की मांग बहुत समय से बहुत स्पष्ट है कि वैश्विक कोयला, तेल और गैस उत्पादन में तत्काल बड़ी गिरावट की जाए। हालांकि आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जब हम तत्काल बड़ी गिरावट की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि रिन्यूएबल सोर्सेज में इतना इन्वेस्टमेंट हो कि जब ये गिरावट हो तो उस पावर की कमी से, उस ऊर्जा की कमी से हम लोग ना जूझने लगे। तो बहरहाल पहला तो यही है कि वैश्विक कोयला, तेल और गैस उत्पादन में तत्काल बड़ी गिरावट हो। इसके अलावा कोयले की अपेक्षा नवीनीकरणीय जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें निवेश बढ़ाया जाए। हम देखेंगे कि कितना अधिक निवेश आज भी कोयला और जीवाश्म ईंधन से जुड़े दूसरे सोर्सेज में हो रहा है, तो उसको इधर शिफ्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा एक सुरक्षित जलवायु भविष्य हेतु जीवाश्म ईंधन उत्पादन में ही हमें कमी लानी होगी। जो उत्पादन में तेजी आ रही है उसमें कमी लानी होगी, और जो जीवाश्म ईंधन उत्पादक देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है, इतना अधिक कोयले का उत्पादन करता है, उनको अपनी जिम्मेदारी और भूमिका दोनों को समझना होगा कि उनकी जिम्मेदारी महज अपनी ऊर्जा सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बात अब विश्व के भविष्य तक आ गई है। ये रिपोर्ट दूसरी चिंताएं क्या बताती है कि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव होने को हैं। हमने हाल ही में देखा कि किस प्रकार भारत में भी अक्टूबर में सदी में कुछ होने वाली कुछ एक घटनाओं में से एक फिर से हुई है, जब इतनी अधिक बरसात हमें अक्टूबर के महीने में देखने को मिल रही है। ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं ये पूरे विश्व में देखने को मिल रहे हैं, तो इनके विनाशकारी प्रभाव होते हैं, ना सिर्फ मानव सभ्यता के लिए, उनके जान मान के लिए, बल्कि अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी इसके बहुत बुरे परिणाम होते हैं। और समय तेजी से निकल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कल को आप सुधर भी जाएंगे तो आज की जो गलतियां हैं, इनके जो नतीजे हैं, ये पलट जाएंगे। ये इरिवर्सिबल चेंज हो रहा है, इस बात को गांठ बांध लेने की जरूरत है। और जो हमने बात की थी कि कितना ज्यादा निवेश है जो अभी भी जीवाश्म ईंधन की तरफ ही हो रहा है, उसको शिफ्ट करने की जरूरत है रिन्यूएबल एनर्जी की ओर। जैसे कि आज भी देशों द्वारा जीवाश्म ईंधन गतिविधियों में $300 बिलियन का फंड मुहैया कराया जा रहा है, जो कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए आवंटित राशि से कहीं अधिक है। तो आगे की राह क्या हो? आगे की राह यह है कि G20 देश और मुख्य बहुपक्षीय बैंक जैसे कि IMF हुए, वर्ल्ड बैंक हुए, इनके द्वारा ऐसी नीतियां बनाई जाएं कि जीवाश्म ईंधन हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय फंड अवेलेबल है उसमें कमी आए। आप अपने मदद को या आप अपने फंड्स को ऐसे प्रॉमिसेस के साथ बांध दीजिए कि अगर किसी देश में इससे अधिक उत्पादन हो रहा है जीवाश्म ईंधन का, तो उसको जो हम मदद दे रहे हैं या जिस प्रकार की सहूलियतें दे रहे हैं उसमें कमी आएगी। तो एक तो ये किया जा सकता है G20 देशों द्वारा भी, क्योंकि वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं, और मुख्य बहुपक्षीय बैंकों द्वारा भी। और भविष्य की नीतियों में जीवाश्म ईंधन के उत्पादन पर निवेश शामिल नहीं करना चाहिए। अभी जितना जरूरी है उतना किया जाए, उसको भी कम से कम की ओर ले जाया जाए, लेकिन कम से कम भविष्य में इसको बढ़ाने पर जोर ना दिया जाए। साथ ही ऐसा ना हो कि क्योंकि इस पर बहुत हंगामा होने लग रहा है तो सरकारें चोरी छिपे अपना काम करने लगें, डेटा को देरी से रिवील करने लगें या ना रिवील करें, ऐसा भी ना हो। तो सरकारों को अपनी योजनाओं और अनुमानों में कहीं अधिक पारदर्शी होने की जरूरत है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी ओर कई बार लोगों का ध्यान नहीं जाता है। इसके अलावा निवेशकों तथा जीवाश्म ईंधन कंपनियों पर परियोजना से जुड़े जोखिमों का खुलासा करने पर भी जोर हो, क्योंकि कई बार शुरू में जब प्रोजेक्ट लिया जा रहा होता है, शुरू में उत्खनन किया जा रहा होता है, शुरू में प्रोडक्शन किया जा रहा होता है, तो ये कंपनियां, यहाँ तक कि सरकारें भी बताना नहीं चाहती कि इसका जलवायु पर कितना प्रभाव पड़ेगा। वो असेसमेंट सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वहाँ की जो लोग हैं, लोकमत है, वो भी दबाव बना सके कि हमें ये ऊर्जा नहीं चाहिए, हमें दूसरी तरह की ऊर्जा चाहिए जिसका हमारी जलवायु पर प्रभाव ना पड़े, हमारे भविष्य की पीढ़ियों पर कोई उल्टा परिणाम ना देखने को मिले। इसके अलावा महत्वाकांक्षी जो जीवाश्म ईंधन की परियोजनाएं की जा रही हैं, भारत में भी की जा रही हैं, चीन में भी की जा रही हैं,
कई देशों में की जा रही हैं आज भी, उनको रोकने की तरफ ध्यान दिया जाए और जो रोकने के लिए नीतियां बने उनका पालन किया जाए। इसके अलावा नवंबर 2021 में COP26 बैठने वाली है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में वो बैठेंगे, तो वहां पर और चर्चा हो कि किस प्रकार से इसको कुछ लीगली बाइंडिंग और बेहतर तरीके अपनाए जाएं ताकि जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी आ सके। और जो प्रोडक्शन गैप बढ़ रहा है, जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि हमने जो वादे लीगली बाइंडिंग पेरिस एग्रीमेंट में किए भी थे और जो आज हम कर रहे हैं, उसके बीच एक बड़ा अंतराल है, वो अंतराल कम हो, तो ये COP26 का नैतिक और वैधानिक दायित्व है। ये सब जान लेने के बाद आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट्स के आलोक में पेरिस जलवायु समझौते में उल्लिखित जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। आप उन चुनौतियों के विषय में सोचिए, उनसे उबरने के कदम की ओर के बारे में सोचिए, अपने उत्तर लेखन का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं अगली कड़ी में।